बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अंतर्गत एक संस्मरण का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सादगी की मूरत और उसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। बच्चों, संस्मरण हमारी यादों से संबंधित एक विधा है जिसमें लेखक या लेखिका किसी व्यक्ति से मिलने के बाद जो उसके बारे में उस व्यक्ति के बारे में जो वो विचार करता है उसको वो लिपिबद्ध करता है या लिखता है, वो संस्मरण होता है। महादेवी जी ने देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जब मुलाकात की तो वह उनके सादगीपूर्ण व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित रही। उन महादेवी जी की इन्हीं मुलाकातों पर आधारित ये संस्मरण है। आइए संस्मरण का पाठ करते हैं। मैं प्रयाग में बीए की छात्रा थी और शीतावकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई से मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। प्लेटफार्म पर एक और बेंच पर देहाती वेशभूषा में परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे जो सज्जन विराजमान थे, उनकी ओर मेरी दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से ये जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन राजेंद्र बाबू हैं, मुझे उनके अभिवादन का ध्यान आया। लेखिका उस समय का वर्णन कर रही है इस संस्मरण में जब वो प्रयाग में बीए की छात्रा थी और जाड़े की छुट्टियों में अपने घर भागलपुर जा रही थी। रास्ते में अपने भाई से पटना में जब मिलने गई तो देखा कि प्लेटफॉर्म पे ही एक बेंच पर एक बिल्कुल देहाती वेशभूषा में एक व्यक्ति बैठा है और उसके आसपास कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं। वो सज्जन व्यक्ति थे और जब लेखिका ने उनको देखा तब वो नहीं समझ पाई थी। भाई ने जब उनका परिचय कराया तो उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी उसमें इतने वर्षों में ना कोई रेखा जुड़ी है और ना कोई नया रंग भरा है। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं होता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। लेखिका ने जब पहली बार देखा राजेंद्र बाबू को तो उनके मस्तिष्क में जो उनकी यादें जो बन गईं, उसके बाद वो बराबर मिलती रहीं राजेंद्र बाबू से, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो मैंने उसमें कोई परिवर्तन देखा, ना कोई जैसे वो पहले थे वैसे अभी भी वो उसी प्रकार थे। लेखिका कहती है कि सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं होता है। जो सत्य होता है वो स्थायी होता है, उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं होता है। वैसे ही राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व था, जो कि जैसा पहले था वैसे ही वो बाद में बना रहा। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो दृष्टि को और भी उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर वाला भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का भाग बटनों से बंद था। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, पर एक मोजा जूते पर आया था और दूसरा टंगने पर घेरा बना रहा था। मिट्टी की परत से
न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक बाईं भौं पर खिसक आई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आए हैं। अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वह वहीं उसी स्थिति में अटका रहा। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो उन्हें पहले कहीं देखा हो। अनेक व्यक्तियों ने उन्हें प्रथम बार देखकर भी ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत इस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। अब देखिए, लेखिका ने यहाँ पर उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है, राजेंद्र बाबू की वेशभूषा का। क्योंकि गांधीवादी विचारधारा के थे तो खादी की मोटी धोती पहने थे, और वो धोती भी ऐसे पहने थे कि एक तरफ तो वो घुटने तक थी, दूसरी तरफ वो पैर के निचले हिस्से में तक गई थी, जैसे कि पिछला टंगना जिसको पिंडली कहते हैं, वहाँ तक जो है वो धोती गई थी। और काला कोट पहने हुए थे जिसका ऊपर का बटन टूटा हुआ था, और जो इसके साथ क्या मोजे और जूते, क्योंकि जाड़े का मौसम था तो मोजे और जूते पहन रखे थे। और उसमें यह था कि एक मोजा जो है थोड़ा नीचे खिसक गया था, एक ऊपर तक था। इस तरीके से ये दिखाया पूरा जो उनकी वेशभूषा के द्वारा ये दिखाया कि इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई बनावटी रूप उनका नहीं था। जैसे थे, सरल थे, सहज थे, जो भारतीय एक आम आदमी होता है उसी रूप में वो उन्होंने राजेंद्र बाबू को पहली बार देखा। आगे, राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को किसी न किसी आकृति का व्यक्ति स्मरण हो आता था, और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनके सामान्य व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करती थी। देखिए, राजेंद्र बाबू में कोई बनावटीपन नहीं था। वो बिल्कुल एक आम आदमी के लिए, एक आम भारतीय किसान की तरह की वेशभूषा की तरह रहते थे, और अपने स्वभाव से वो अत्यंत सरल थे। हालांकि वो प्रतिभाशाली थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने कभी उसका प्रदर्शन नहीं किया, दिखावा कभी नहीं किया, और यही जो विशिष्टता थी वो उनके व्यक्तित्व को गरिमा प्रदान करती थी। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1935 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इलाहाबाद महिला विद्यापीठ के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग गए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा क्योंकि इलाहाबाद महिला विद्यापीठ में अध्यापक थीं और वहाँ के भवन का शिलान्यास होना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पे सन 1935 में आए और भवन का शिलान्यास करने, और आपस में बातचीत हुई तो पता चला लेखिका को कि राजेंद्र बाबू की 15-16 पोतियाँ हैं जिनके पढ़ाई की
व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही है। उन्होंने लेखिका से ये अनुरोध किया कि वो उनकी पौत्रियों को अपने विद्यापीठ के छात्रावास में रख करके उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गईं और उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थीं, साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतामयी। अब देखिए, राजेंद्र बाबू की जो पोतियां थीं वो यहाँ पर इलाहाबाद में, प्रयाग में जो है पढ़ने के लिए आ गईं लेखिका के संरक्षण में। इसलिए कभी कभार जो है उन जो पोतियां थीं उनके दादा दादी जो है उनसे मिलने इलाहाबाद आने लगे, प्रयाग आने लगे। और दादा दादी कौन थे? राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी। अब लेखिका ने पहले तो राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व का वर्णन किया और इन पंक्तियों में राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी अर्थात उनकी पत्नी के व्यक्तित्व का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थीं, साध्वी, सरल, क्षमामयी और सबके प्रति ममतामयी। वो साध्वी थीं अर्थात पतिव्रता थीं, बहुत ही सज्जन थीं, सरल स्वभाव की थीं, क्षमामयी मतलब सबको क्षमा करने वाली थीं और सबके प्रति ममतामयी, सबके प्रति ममता का भाव रखने वाली वो थी। आगे, बिहार के जमींदार परिवार की वधू और स्वतंत्रता संग्राम के अपराजेय सेनानी की पत्नी होने पर भी उन्हें कभी अहंकार न हुआ। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता था। एक दिन या कुछ घंटे ठहरने पर भी वे सबको बुला बुलाकर उनकी तथा उनके परिवार की कुशल मंगल पूछना न भूलती थी। घर से उनकी पौत्रियों के लिए लाए गए मिष्टान्न में से प्रायः सभी बट जाता था। देखने वाला ये जान ही न सकता था कि वे सबकी दादी नहीं है। इन पंक्तियों में जो है लेखिका ने राजेंद्र बाबू की पत्नी के व्यक्तित्व के बारे में और बताया है। वो कह रही हैं कि ऐसा लगता है भाई वो कोई साधारण परिवार की स्त्री नहीं थी, वो बिहार के एक जमींदार परिवार की बहू थी और राजेंद्र बाबू जी स्वतंत्रता संग्राम के अपराजेय सेनानी थे। अपराजेय अर्थात जिनको पराजित ना किया जा सके। फिर भी उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था किसी प्रकार का। वे जब भी छात्रावास में आती तो ये नहीं कि अपनी केवल पोतियों से मिले, अपनी पोतियों के साथ साथ जितनी भी वहाँ बालिकाएं होती थी, लड़कियाँ होती थी, वो सबसे मिलती थी और सबके हाल चाल लेती थी। जो नौकर चाकर होते थे उनका भी हाल चाल पूछती थी और जो कुछ भी लाती थी खाने पीने की चीज़ें वो सबको बांट देती थी। तो ऐसा लगता ही नहीं था, जो भी उनसे मिलता था उसको लगता था कि ये केवल उन बच्चियों की, अपनी पोतियों की दादी नहीं है, वो सबकी दादी है। ऐसा उनका भाव था। आगे, गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्रायः जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब उनकी ओर से ही गंगा यमुना की भेंट हो जाती। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती थी। अब लेखिका यहाँ पर बता रही हैं कि जब वो आती थी, राजेंद्र बाबू की पत्नी जब आती थी
तो गंगा स्नान के लिए प्रायः उन्हीं के साथ जाती थी, लेखिका के साथ। अब उस जब संगम पे वो स्नान करने जाती थी तो वहाँ जितना भी फूल पत्ती और दूध होता था, सब जो है वो ले करके खरीद करके और जो है गंगा यमुना को भेंट में चढ़ा देती थी। और जो पंडा लोग रहते थे, जो पुजारी वहाँ रहते थे, वो भी सब उनको घेर लेते थे। और तो वो क्या करती थी, वो बड़े ही शांत मन से, शांत भाव से जिसको जो देना होता था दे देती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी तथा संयम से रहें। वे खादी के कपड़े पहनती थीं, जिन्हें वे स्वयं ही धो लेती थीं। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। अब देखिए, राजेंद्र बाबू खुद तो सरल और सरल स्वभाव के थे ही, साधारण रूप में दिखने वाले व्यक्ति थे ही, लेकिन वो सादगी केवल अपने तक नहीं था, उनके पूरे परिवार में सादगी का भाव था। नहीं तो वो जमींदार परिवार के थे, उनके पास कोई पैसे की कमी तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो सादगी का व्रत लिए हुए थे, इसलिए जैसे खुद रहते थे वैसे अपने पूरे परिवार से अपेक्षा करते थे, उम्मीद करते थे। जो बच्चियां उनके घर की जो यहाँ पढ़ती थीं प्रयाग में, उन्होंने अपनी घर की सभी अपनी पोतियों को ये निर्देश दे दिया कि जैसे सब बच्चियां यहाँ पे रहती हैं उसी तरह तुमको रहना है, खादी के ही कपड़े पहनना है और अपने हाथ ही सारे कपड़े तुमको धोने हैं। साबुन तेल का भी खर्चा सीमित ही था और अपने कमरे की सफाई, झाड़ पोछ और जो उनके गुरुजन थे, उनके जो टीचर थे, उनकी सेवा भी जरूरी मानते थे और उनके अध्ययन का उसको आवश्यक अंग मानते थे। आगे, राजेंद्र बाबू के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोतियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी। देखिए, राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व कितना विशाल था। उन्होंने, जब वो, अभी तक तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जब उनकी पौत्रियां वहां पढ़ रही थीं, और अब क्योंकि उनकी तो 16 पौत्रियां थी ना, तो अभी भी बहुत सी पौत्रियां उनकी वहां पे पढ़ रही थी। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन गए, देश आज़ाद हो गया और राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन गए, तो उनको ये लेखिका ने बताया कि मुझे उनके पौत्रियों के बारे में चिंता हो गई, क्योंकि भाई अब तो वो वीआईपी की पोतियां हो गई थी। तो लेखिका क्योंकि वहाँ पर उनको पढ़ाती थी, तो उनको ये चिंता हुई कि अब इनकी पोतियों के कैसे भाई इनको रखा जाए। लेकिन जब राजेंद्र बाबूजी ने उनको उत्तर भेजा कि महादेवी बहन, ये मत सोचना कि मैं राष्ट्रपति हो गया हूँ तो मेरी पोतियों की जो है पोजीशन, उनकी स्थिति बदल गई है ना। दिल्ली, उन्होंने कहा, दिल्ली मेरी नहीं है। राजेंद्र बाबू ने कहा, ना तो दिल्ली मेरी है, ना ये राष्ट्रपति भवन मेरा है। अगर ऐसा कोई इस तरह से उनको, जैसे आप पहले मेरी पोतियों के साथ व्यवहार करती रही हैं, उसी तरह अभी भी उसी तरह उनके प्रति व्यवहार रखिए। ये कभी ना सोचिए कि ये राष्ट्रपति की जो पोतियां हैं, क्योंकि अगर ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है मेरी पोतियों के मन में कोई अहंकार आ जाए और उनका दिमाग खराब हो जाए। इसलिए वो उनको उसी तरह रखो जैसे वो पहले रहती आई हैं। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया।
जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया तब वे दिल्ली गईं। वे स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती थी। अब यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा ने उनकी पत्नी के बारे में भी बताया कि जब राष्ट्रपति बन गए तब भी उनकी पत्नी में कोई परिवर्तन नहीं आया। दिल्ली राष्ट्रपति भवन वो तभी आई जब उनके कमरे से जुड़ा हुआ उनका रसोई घर बन गया, क्योंकि वो खाना स्वयं बनाती थी, किसी दूसरे का बना हुआ खाना नहीं खाती थी और पूरे परिवार को अपने हाथ से बना के खिलाती थी। इसलिए जब उनका रसोई घर किचन जो है तैयार हो गया तभी जो है वो दिल्ली आई। और जैसे कि एक आम भारतीय घर में होता है कि पत्नी खाना बनाती है और सब परिवार के लोग खाते हैं, उसी तरह वो वहाँ पे भी रहने लगी। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोरने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला ही नहीं मिलता। आप देखिए कितना सरल व्यक्तित्व उनकी पत्नी, राजेंद्र बाबू जी की पत्नी का इसमें वर्णन किया है लेखिका ने। आतिथ्य अर्थात आतिथ्य सत्कार या मेहमान नवाजी की बात है। भाई जब राष्ट्रपति बन गए राजेंद्र बाबू तो महादेवी जी को उन्होंने एक बार बुलाया कि आप भाई हमारे यहाँ आओ दिल्ली। जब ये आने के लिए तैयार हुई तो बालिकाओं की दादी ने अर्थात राजेंद्र बाबू की पत्नी ने महादेवी जी से कहा कि भाई तुम प्रयाग से आ रही हो तो मेरे लिए ज़रा 1 दर्जन सूप ले आना, क्योंकि जो फटकने पछोरने अनाज को साफ सुथरा करने के लिए सूप जो है सिरकी के सूप जो ऐसे सींक के होते हैं सूप, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं जो कि यहाँ दिल्ली में नहीं मिलते हैं। यहाँ बताने का ये तात्पर्य है कि वो अपने घरेलू कार्य ज़्यादातर स्वयं करती थी, इसीलिए उनको जो घरेलू वस्तुओं की ज़रूरत थी। आगे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों को टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर ये उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रह गईं। ऐसा उपहार लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तत्कालीन स्वामिनी ने मुझे देखते ही अंक में भर लिया। अब महादेवी जी 12 सूप लेकर के प्रयाग से ट्रेन से चली। अब उनको क्योंकि टिकट दिलाया था प्रथम श्रेणी का, पहली बार कहीं प्रथम श्रेणी में सूप सहित कोई शायद दिखा होगा इस तरह की 12 सूप लादे हुए उसमें डिब्बे में वो बैठा है। अब जब वो लेकर के खैर दिल्ली पहुंच गई, उससे महादेवी जी कह रही हैं कि ट्रेन से ज़्यादा विचित्र स्थिति जो है वहाँ पर दिल्ली में पैदा हो गई, क्योंकि जब राष्ट्रपति भवन से जो कार भेजी गई थी बड़ी सी, जब उसके ऊपर 12 सूप लादे गए तो और विचित्र दृश्य पैदा हो गया। क्योंकि इसके पहले राजेंद्र बाबू से पहले तो वहाँ पे जो है वायसराय रहते थे और वायसराय अंग्रेज थे, उनके यहाँ तो कोई, वो तो सब बहुत शान शौकत से रहने वाले व्यक्ति थे, इतना सरल जीवन कहाँ उनका था। तो वहाँ के जो सिपाही थे या जो अंगरक्षक थे उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब देख करके तो सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रही। विस्मय अर्थात आश्चर्य से उनकी आंखें
खुली रह गई। ऐसा उपहार लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था न पहुँचेगा। लेखिका ने कहा कि भाई गिफ्ट जो है, उपहार तो बहुत तरह के लोग लेके जाते हैं मिलने जुलने, लेकिन सूप वाला गिफ्ट लेकर के ना तो राष्ट्रपति भवन में कोई पहले कभी गया था, और ना उसके बाद उन्होंने कहा ना इसके बाद कोई इस तरह का गिफ्ट लेकर के वहाँ पे आएगा। और जब वहाँ पहुँची तो भवन की तत्कालीन स्वामिनी, जो राष्ट्रपति भवन की स्वामिनी कौन, राजेंद्र बाबू जी की पत्नी, वो उन्होंने क्या किया, ये नहीं कि अब मैं राष्ट्रपति की पत्नी हूँ तो मैं कैसे इनको जो है, उन्होंने जैसे पहले मिलती रही हैं, उन्होंने महादेव जी को गोद में ऐसे बाहों में ऐसे समेट लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में एक दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन ही पहुंची थी, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। अब देखिए यहाँ कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ है जैसे उपवास व्रत होता है, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, आतिथ्य मतलब जो अतिथि सत्कार करने वाला है या मेजबान जिसको बोलते हैं, और निरन्न मतलब जो जिसका जो बिना अन्न वाला भोजन। भाई क्योंकि राजेंद्र बाबू और उनकी जो पत्नी थी, उनका नियम था कि सप्ताह में एक दिन जो है वो लोग अन्न नहीं ग्रहण करते थे, और क्या रखते थे, उपवास रखते थे। संयोग से जिस दिन ये पहुंची महादेवी जी, उस दिन भी वो लोग उपवास में ही थे। अब उन्होंने पूछा कि भाई भोजन क्या करोगी, तो इन्होंने महादेवी जी ने कहा कि भाई जो आप लोग भोजन कर रहे हैं वही मैं भी कर लूँगी। आगे, मैं आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारण करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों पर बालकों जैसी सरल हंसी छलक उठी। जब शाम का समय था, उपवास तोड़ने का समय था, व्रत तोड़ने का समय था, तो उन्होंने महादेवी जी ने देखा कि भारत का कोई साधारण व्यक्ति नहीं, भारत का राष्ट्रपति जो है सामने आसन पे साधारण से आसन पे नीचे बैठा हुआ है, और कुछ उबले आलू लिए जो है आलू खा रहे हैं व्रत तोड़ने के लिए। भाई व्रत जब तोड़ा जाता तो बिना अन्न का भोजन करना था, तो वो आलू छील छील करके वो आलू खा रहे थे। और क्योंकि अब वो जब जिसके घर गई थी वही आलू का भोजन कर रहा था, तो महादेवी जी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया, और वो भी जो है आलू बैठे खा रही थी। ये देख करके राजेंद्र बाबू को बड़ा ही संतोष हुआ, उनको बड़ा ही अच्छा लगा। आगे, जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली, और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। लेखिका राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने देखा कि इतने सहज सरल के व्यक्ति राजेंद्र बाबू जी हैं। वो कह रहे हैं कि जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली, क्योंकि वो बिल्कुल जो सहज जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, कोई बनावटीपन नहीं, देश का जो आम आदमी जैसे रहता था वैसे वो रहते थे, इसीलिए उनको देश रत्न की उपाधि दी गई थी। और क्योंकि उनका मन बहुत ही सरल था, स्वच्छ था, किसी के प्रति कोई वैमनस्य या द्वेष का भाव उनके मन में नहीं था, इसीलिए उनका जो मन था, ये बता दिया कि लिख रही है लेखिका
कि और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया था। किसी सबके साथ प्रेम व्यवहार अच्छा रखते थे, इसलिए वो अजात शत्रु बन गए थे। अजात शत्रु था जिसका कोई शत्रु ना हो, कोई दुश्मन ना हो। अनेक बार प्रश्न उठता है, अब लेखिका के मन में ये प्रश्न उठता है, उनके व्यक्तित्व का पूरा विश्लेषण करने के बाद लेखिका के मन में एक प्रश्न उठता है, बार बार उठता है। वो क्या उठता है कि क्या वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। देखिए, राजेंद्र बाबूजी के व्यक्तित्व के दो रूप थे। एक तरफ तो वो कितने सहज और सरल थे, कोमल रूप उनका था। दूसरी तरफ वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों की सत्ता से संघर्ष कर रहे थे। तो महादेवी जी कह रही हैं कि क्या वो सांचा जो है अब नहीं रह गया, टूट गया, जिसमें कि कठिन व्यक्तित्व भी है और कोमल चरित्र भी है। ऐसा सांचा क्या अब नहीं रहा, क्या टूट गया है। बच्चों देखिए, इस तरह से महादेवी जी ने राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व का जो विश्लेषण किया है, उसको देखते हुए उन्होंने अपने इस संस्मरण में ये संदेश दिया है कि सादा जीवन और उच्च विचार यही सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय होते हैं। मनुष्य का जीवन इन्हीं से महान बनता है, किसी दिखावे या बनावट से नहीं।